Hello students, welcome to our channel NCERT Adda. In previous lecture we have completed up to how France became constitutional monarchy and then how France became a republic. In today's lecture we are going to study the reign of terror, the directory and the role of women in French Revolution. Now let's start the topic. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको एक बारी वापस से रिवाइज करवा देती हूँ. लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था हमारे लास्ट लेक्चर में हमने किंग को एग्जीक्यूट कर दिया था 1793 में 21 जनवरी को. उसके बाद से 1793 से 1794 जो ये पूरा एक साल का पीरियड है इसको हमने बोला है रीन ऑफ टेरर. यानी इस पूरे एक साल में ऐसा क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा टेरिफाइड थे एक गवर्नमेंट से. किसकी गवर्नमेंट थी? रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट थी. अब जो रॉबिस्पियर था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, वो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. जो भी लोग इसके अगेंस्ट में जाते थे, चाहे वो एक्स नोबल मैन हो, चाहे वो चर्च के लोग हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो या फिर इसकी ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, अगर कोई भी रिपब्लिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था तो उसको क्या किया जाता था? उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता था. उसके बाद में उसको ट्रायल में भेजा जाता था. एंड रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट अगर उसको गिल्टी मानती थी, यानी उनको लगता था कि हाँ ये गिल्टी है इन द आई ऑफ लॉ, तो उसको फाइनली क्या कर दिया जाता था? एग्जीक्यूट कर दिया जाता था बाय अ मशीन कॉल्ड गुलेटाइन. अब ये गुलेटाइन मशीन एक्चुअली है क्या? गुलेटाइन मशीन जो है उसमें दो पोल्स होते हैं लाइक दिस. ऐसे आपको दो पोल्स देखने को मिलेंगे. बीच में यहाँ पे आपकी नेक रखने के लिए इस तरह से जगह होती है और ऊपर एक ब्लेड होती है, बहुत शार्प ब्लेड, जिसमें आप अपनी यहाँ पे गर्दन रखते हो और फिर इसको नीचे करा जाता है आपके हेड को बिहेडेड करने के लिए. ये पूरा वर्क होता है गुलेटाइन मशीन का. इसको डॉक्टर गुलेटाइन ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई इस मशीन का नाम है गुलेटाइन मशीन. ठीक है. अब कुछ लॉज बनाए थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट ने इस पूरे एक साल के अंदर. क्या लॉज थे वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले मीट एंड ब्रेड, जो कि क्या है? स्टेपल फूड है फ्रांस का. मीट और ब्रेड को क्या करा जाने लगा? राशन करा जाने लगा. सेकंड, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. एक सीलिंग लिमिट सेट कर दी वेजेस के ऊपर और चीज़ों की प्राइसेस के ऊपर, ताकि वो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़े ना ही बहुत कम गिरे. पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज़. पीजेंट्स को ज़बरदस्ती, फार्मर्स को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाने लगा कि वो जितना भी अनाज उगाएंगे उसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आके बेचेंगे? सिटीज़ में आके बेचेंगे. और जो किस प्राइस पे बेचेंगे वो भी कौन फिक्स करेगा? जो गवर्नमेंट है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वाली गवर्नमेंट, वही जो उस गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स की है उसी पर ही उसको सेल आउट कर जाएंगे, ना तो उससे कम प्राइस पे ना उससे ज़्यादा प्राइस पे. उसके बाद में वाइट फ्लावर वॉज फॉरबिडन. जो मैदा से बनी हुई जो ब्रेड होती है या मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल फॉरबिडन कर दिया गया. इसकी जगह इन्होंने इक्वलिटी ब्रेड का मतलब क्या है? यहाँ पे होल व्हीट से बनी हुई जो ब्रेड है, आटे से बनी हुई जो ब्रेड है, वो खाना स्टार्ट किया. इंस्टीड ऑफ सर एंड मैडम, जो फ्रांस में सैल्यूटेशन के रूप में पहले यूज़ किया जाता था मॉन्जोर एंड मैडम, उसकी जगह इन लोगों ने सिटियोन एंड सिटियोनी यानी सिटीजन को यूज़ करा जाने लगा एज अ सैल्यूटेशन. नाउ चर्चेज वर शट डाउन. चर्चेज को एकदम शट डाउन कर दिए गए. उनकी बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स में या फिर ऑफिसेज में. ये सारे जो चेंजेस थे आप देख सकते हैं एकदम से एक ही साल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं फ्रांस के अंदर. फाइनली इन सारे चेंजेस की वजह से जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के गवर्नमेंट के खुद के जो लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट पॉलिसी. मोर ओवर वो लोग इन सब चीज़ों से हटकर मॉडर्नाइजेशन का डिमांड करने लगे. फाइनली उनके आपस के लोगों ने ही, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने उनको क्या किया? उनको ट्रायल पे भेज दिया, उनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया, ट्रायल पे भेज दिया गया. एंड रिजल्ट क्या निकला इस रीन ऑफ टेरर का? फाइनली रॉबिस्पियर वॉज कंडक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794 और उन पे भी चार्जेस लगाए गए और नेक्स्ट डे उनको क्या कर दिया गया? गुलेटाइन कर दिया गया. नाउ अब हम पढ़ते हैं अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. अब हमने देखा कि जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को क्या कर दिया गया है? एग्जीक्यूट कर दिया गया है. फ्रांस में अब कोई भी नहीं बचा वापस से रूल करने के लिए. लुई किंग 16 भी नहीं है,
जैकोबियन क्लब भी नहीं है। अब जो लोग हैं, जो कि नोबल पीपल हैं, जो बिग बिजनेसमैन हैं, यानी जो रूढ़िवादी लोग हैं, उनको वापस से एक मौका मिल जाता है। उनको लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, वापस से फ्रांस को कंट्रोल कर सकते हैं, पहले वाला जो रूल है वापस से ला सकते हैं, और हम फ्रांस को क्या कर सकते हैं, जैसे पहले चल रहा था ओल्ड रिजीम सिस्टम, वापस से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाथों हाथ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो लेस प्रॉस्परस लोग होते हैं सोसाइटी के, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, जो कि कब दिया गया था, जैकोबियन गवर्नमेंट की टाइम पे दिया गया था। ठीक है, अब ये लोग कैसे डायरेक्टरी को चूज करते हैं, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलकर डायरेक्टरी को अपॉइंट करते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं 5। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, टू रन कंट्री पीसफुली, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कंट्री को रन करना। ठीक है, पर अब इस डायरेक्टरी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं डायरेक्टरी के, ये आपस में ही बहुत ज़्यादा क्लैशेस रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लड़ते रहते हैं। इस वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बार बार डिसॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद में इट क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन होल कंट्री, और बिकॉज आपकी गवर्नमेंट अगर बार बार डिसॉल्व होगी, आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बार बार चेंज होंगे, तो कंट्री में क्या आएगा, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, एंड लोगों का जो फेथ है आपके करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में या आपकी गवर्नमेंट में, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। सेम यहाँ पे फ्रांस में हो रहा था। और इन सब चीज़ों की वजह से रिजल्ट क्या देखने को मिलता है हमको, कि ये डायरेक्टरी ही एक ऐसा रास्ता दिखाती है एक डिक्टेटर को, मिलिट्री डिक्टेटर को, नेपोलियन बोनापार्ट को, कि यहाँ से हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का राइज स्टार्ट हो जाता है, और जो फ्रांस रिपब्लिक हो चुका था 1793 में, फाइनली वापस से 1804 में क्या हो जाता है, आपका डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी रिपब्लिक कंट्री क्या हो गई है, डिक्टेटर कंट्री में कन्वर्ट हो गई है। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ विमेन revolt in France, या what are the ways in which women revolt in France, और did women actually participate in French Revolution। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि did women have a revolution, कि वुमेन्स ने क्या एक्चुअली में रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था फ्रांस की, और अगर किया था तो क्या फ़ायदा उनको देखने को मिला था, या उनको क्या रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, और एक्चुअली में उनका मकसद क्या था कि उन्होंने इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। चलिए, विमेन्स वर एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब से इस रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ है, तब से ही विमेन्स जो रही हैं एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स रही हैं। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी मेंस के साथ में रेवोल्यूशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज करेगा गवर्नमेंट को, उनको एक्नॉलेजमेंट देने में, उनको इक्वालिटी देने में, जो कि मेंस को दी जाती है फ्रांस की सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में विमेंस जो थी थर्ड स्टेट की, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, तो वहाँ पे उनको काम भी करना पड़ता था। वो लोग या तो लॉन्ड्रेसर्स का काम करते थे, या फिर बेकरी शॉप में काम करते थे, और साथ ही में ही जब उनको ऐसी जगहों पे काम नहीं मिलता था, तो जो बड़े बिग बिजनेसमैन थे, नोबल पीपल थे, चर्च के लोग थे, उनके वहाँ पे वो एज अ सर्वेंट काम करते थे। अब वुमेन के पास में स्टार्टिंग से ही स्कूलिंग नहीं थी, कोई एजुकेशन इनको दी नहीं जाती थी। सिर्फ और सिर्फ जो नोबल पीपल हैं और जो चर्च के लोग हैं, उनकी जो विमेन्स हुआ करती थी, सिर्फ उनको ही पढ़ने का अधिकार था, उनको ही कॉन्वेंट भेजा जाता था। एंड जब उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद में उनकी शादियां कर दी जाती थी। तो ये एक क्या था, ये एक जीवन था एक विमेन का फ्रांस की सोसाइटी के अंदर। अब जो विमेन काम कर रही है थर्ड ईस्ट स्टेट की, उसको अपने घर के लिए भी काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, पानी लेके आना पड़ेगा, क्यू अप होना पड़ेगा बेकरी की लाइंस में, एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस को भी संभालना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ में उनको काम भी करना पड़ेगा। तो इस सब के साथ में women's was very actively participated in revolution, और about 60 women clubs came up in the different French cities। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, एंड इट वाज द मोस्ट फेमस क्लब अमंग देम। फेमस थे मैक्सिमम वुमेन जो है यहाँ पे इन क्लब्स में से रेवोल्यूशनरी वुमेन्स बनी हैं। चलिए, अब उनकी डिमांड क्या थी। हमने देखा कि 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन को कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता। मोर ओवर उनको क्या बना दिया जाता है, पैसिव सिटीजन्स बना दिया जाता है। इससे विमेन्स को बहुत बुरा लगता है और उनको गुस्सा आता है, और वो डिमांड करते हैं कि उनको एक तो राइट टू वोट दिया जाए,
जो कि उनके पास नहीं था। इलेक्टेड मेंबर्स बनाया जाए उनको नेशनल असेंबली में, जो कि वो राइट भी उनके पास नहीं था। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, जो कि वो भी अलाउड नहीं था। अभी भी लोगों को लगता है, फ्रांस के लोगों को, कि विमेंस जो हैं वो बिल्कुल पागल हैं, उनमें कोई अकल नहीं है, ठीक है। अभी भी उनको वो क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं। हालांकि अर्लियर जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज, उन लोगों ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। ये कुछ अच्छे लॉज थे जो कि वुमेन के लिए लिए गए थे। सबसे पहले स्कूलिंग जो थी हर एक स्टेट में वो कंपलसरी कर दी गई थी, हर एक लड़की के लिए। स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल द गर्ल्स। पेरेंट्स वर नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनकी इच्छा के बिना ज़बरदस्ती उनकी शादियाँ कराना बंद कर दिया था पेरेंट्स ने। मैरिजेस को अब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया जाने लगा एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ, और सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर किया जाने लगा। डाइवोर्स को लीगल माना जाने लगा। अब कोई भी इंसान अगर चाहता है डाइवोर्स देना तो वो लीगल है, आप आराम से डाइवोर्स दे सकते हो, विच वॉज अर्लियर इलीगल। एंड वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, एंड वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जाने लगी जॉब्स के लिए। बट स्टिल ये सारे मेजर्स थोड़े दिन ही चले एंड फाइनली जब जैकोबियन की गवर्नमेंट ख़त्म हुई एंड वापस से आपकी डायरेक्टरी आई और फिर नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ, तो वुमेन की कंडीशन जो पैथेटिक पहले थी सेम वैसी ही कंडीशन हुई। एंड वुमेन को राइट टू वोट के लिए एंड इक्वल वेजेस के लिए अगले 200 सालों तक लड़ना पड़ा। एंड फ्रांस में आप सोच भी नहीं सकते कि वुमेन्स को राइट टू वोट कब मिला। एक्चुअली में वुमेन्स को राइट टू वोट मिला है आपका 1946 में, और जो फ्रांस आपका आज़ाद होता है, रिपब्लिक बनता है, वो पहली बार 1793 में ही बन जाता है। तो आप पूरा डिफरेंस देख सकते हैं कि वुमेन्स ने कितना स्ट्रगल किया है, तब जाके उनको राइट टू वोट दिया गया है। चलिए अब आपके सोर्स ई में एनसीईआरटी के एक रेवोल्यूशनरी वुमेन है ओलंपस डी गॉगस, उसके बारे में दे रखा है। एक्चुअली में वो जो उन्होंने किया क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है एनटीएससी स्टेज 2 के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा। सोर्सेज आप ध्यान से पढ़ें, हर एक हिस्ट्री के चैप्टर के सोर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपका कोट होके आ जाता है। तो ओलंपस डी गॉगस की बात करते हैं। उन्होंने क्या किया था, जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो उनको बहुत बुरा लगा था कि वहाँ पे कहीं पर भी वुमेन्स को एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया गया है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स, और इसको उन्होंने जो क्वीन थी मैरी एंटनी और नेशनल असेंबली इसके सामने पढ़ा, पूरा पढ़कर सुनाया। एंड फाइनली जो लोग थे फ्रांस के, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको कॉन्विक्ट बताया गया ट्रीजन का, यानी देशद्रोही बताया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एंड फाइनली शी वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। एंड ऐसी बहुत सारी विमेंस जिन्होंने एज अ रेवोल्यूशनरी वुमेन काम किया है, रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया है, उनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया एंड लाखों करोड़ों वुमेन्स को मार दिया गया एंड में। एंड फाइनली फ्रांस में राइट टू वोट दिया गया 1946 में। चलिए इस टॉपिक के एंड में, इस लेक्चर के एंड में अगेन मैंने डीपीपी लगाई है, डिस्क्रिप्शन में डीपीपी डाली है। उसके बाद में आपको मैं इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का भी ट्राई करूंगी एंड लिंक में आपके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो भी गिवन हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाइए लिंक से उस लेक्चर को पढ़िए और अपने डाउट्स जो हैं वो मुझे मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बोलकर डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिससे आपके जो टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे 9th के हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल।